स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान से अध्याय 2 भारत एक सामान्य परिचय। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमको समझने वाले हैं, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। चलिए पढ़ते हैं। उपमहाद्वीपीय बनावट, विविधता में एकता। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है। हमारा जो भारत देश है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। और इसके उत्तर में जो है, मतलब उत्तर दिशा में जो है, विश्व की सबसे ऊंची और जो नवीनतम पर्वतमाला क्या है? हिमालय, मतलब हिमालय पर्वत स्थित है। यहाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की गहरी घाटियां हैं। यानी कि बहुत सारी जो नदियां हैं, सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सारी जो नदियां हैं उनकी गहरी गहरी घाटियां देखने को मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीन भूखंड है। हमारे देश में जम्मू और कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। वही राजस्थान में थार का गर्म मरुस्थल भी है। जो जम्मू कश्मीर राज्य का जो कारगिल है वो जो है सबसे ठंडा क्षेत्र है हमारे देश में। और जो थार का जो मरुस्थल है राजस्थान, वो सबसे क्या है? गर्म स्थान है। मेघालय के मासीराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है विश्व में? मेघालय के मासीराम में। दुनिया की सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासीराम। और यहाँ पर जो है आपको अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लोगों के खान पान और रहन सहन में विविधता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। और उनके खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, इन सब में हमको अंतर देखने को मिलता है। और ये भिन्नता परस्पर एक दूसरे की क्या है? पूरक है। अर्थात कालांतर में एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों पर विभिन्न जरूरतों के लिए निर्भर रहा है। और ये जो भिन्नता है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में हमको खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, पहनावे ओढ़ावे, इन सब में क्या दिखता है? जो अंतर दिखता है, उससे क्या पता चलता है कि पुराने समय में ये जो है एक दूसरे के क्या रहे होंगे? एक दूसरे की जरूरतों पर निर्भर रहे होंगे। एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप को एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है। यहाँ पर जो है अपना जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसको एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश बताया गया है। इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएं और उत्तर में हिंदू कुश है। उत्तर से पूरब तक धनुषाकार बनावट लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है और इसके उत्तर पूर्व में अराकायनोमा की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो धनुष जैसा जो आकृति यहाँ पर दिखाया गया है वो जो है क्या है? हिमालय पर्वत। और ये है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। यहाँ पर इधर है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब सबसे पहले इन्हें जाने, क्या क्या है इसको यह है बोला जाता है। तो सबसे पहले द्वीप परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको या इसको समझना है। द्वीप किसको बोला जाता है? महाद्वीप का एक भूभाग जो चारों ओर से जल राशि से घिरा होता है, जैसे अंडमान, इसको जो बोला जाता है द्वीप। ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जो है जल राशि से घिरा होता है उसको बोला जाता है द्वीप। फिर बात आती है महाद्वीप। महाद्वीप किसको कहते हैं? इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन मैं प्रारंभ में ऐसी मान्यता कि ऐसा सतत विस्तृत और वृहद भूभाग जो चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो, महाद्वीप कहलाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जो है विशाल जल राशि, बहुत अधिक मात्रा में जो जल राशि, विशाल यहाँ पर यूज किया गया है वर्ड, विशाल जल राशि से घिरा होता है, उसको क्या बोला जाता है? महाद्वीप। चूंकि इस परिभाषा के आधार पर एशिया और यूरोप के अलावा, मतलब इसको जो है अलग नहीं किया जा सकता, एशिया और यूरोप को यूरेशियाई भी कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? यूरेशिया भी कहा जाता है। मतलब एशिया और यूरोप, इन दोनों को मिला करके यूरेशिया भी कहा जाता है। इस परिभाषा के मापदंड के सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को ही महाद्वीप की संज्ञा दी जा सकती है। यदि इस परिभाषा का आधार यदि हम देखें तो सिर्फ जो है ऑस्ट्रेलिया और जो अंटार्कटिका है उसको हम महाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। अगर हम ध्यान से संसार के मानचित्र को देखें तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों स्थलखंड जुड़े हुए हैं और उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका भी जुड़ा हुआ है। यदि आप जो वर्ल्ड जो मानचित्र है उसको देखो तो उसमें जो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये तीनों स्थलखंड जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो उत्तर दक्षिण अमेरिका है वो भी क्या है? जुड़ा है।
अतः यह कहना उचित होगा कि जिस विस्तृत और बृहद भूभाग को परंपरागत रूप से महाद्वीप की संज्ञा दिया जाता रहा है उसे महाद्वीप कहा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। फिर बात आती है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप किसको बोला जाता है? भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि से महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप। यहाँ पर जो है इसकी जो भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक जो स्थिति है और ऐतिहासिक दृष्टि, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको क्या बोला जाता है? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, जैसे कि हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। जबकि ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल राशि से घिरा हो उसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जो है किससे? जल राशि से घिरा होता है उसको जो है प्रायद्वीप बोला जाता है। तो इसका आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो म्यांमार की बंगाल की खाड़ी के तटों से होती हुई दक्षिण में से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय में मिल जाती है। चित्र 2.1 में काली लकीर को देखें। काली लकीर के द्वारा दिखाए गए ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी श्रृंखलाएं शेष एशिया को भारत से अलग करती है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं जो काले जो लकीर दिखाए गए हैं धनुषाकार आकृति में, ये जो है हिमालय पर्वत है और ये जो है शेष जो एशिया है उसको भारतीय उपमहाद्वीप से क्या करता है? अलग करता है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। इस महाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिणी प्रायद्वीप है और इसके किनारे से पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से उड़ती लहरें लगातार टकरा रही है। इसका जो पूर्वी जो भाग है, पूरब में जो है क्या है? बंगाल की खाड़ी है और इधर जो है अरब सागर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो समुद्र की लहरें हैं वो लगातार क्या है? टकरा रही है। इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश सभी दिशाओं से अभेद्य और दुर्गम है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इससे क्या पता चलता है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रदेश है वो सभी दिशाओं से क्या है? अभेद्य, मतलब जिसको भेदा ना जा सके, और दुर्गम में जहाँ पर जाना पहुँचना जो है क्या हो? कठिन हो। और इसको क्या बोला जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है मानचित्र 2.1 से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। मतलब जो एशिया महाद्वीप है उसका एक अलग ही क्या है? प्रदेश है। कौन? भारतीय उपमहाद्वीप। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने इसे विशिष्ट जलवायु प्रदान की है, जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। हमारा जो भौगोलिक और जो बनावट है, स्थिति और बनावट, इसको एक विशेष प्रकार की जलवायु प्रदान करता है, जिसको क्या बोला जाता है? मानसूनी जलवायु उसको कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि अगर हिमालय की ऊंची व लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं होती तथा दक्षिण के दोनों भागों पर समुद्र का फैलाव न होता तो उपमहाद्वीप में वर्षा कैसे होती? आप यदि सोच कर देख सकते हैं कि यदि जो है हिमालय पर्वत नहीं होता और इसके जो है नीचे दोनों तरफ क्या नहीं होते? दक्षिण और भाग में जो है दोनों तरफ समुद्र का फैलाव नहीं होता तो यहाँ पर वर्षा कैसी होती? तो इसको आप जो है सोच करके देख सकते हैं। उत्तरी ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता है? ऐसा माना जाता है कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मतलब सिंधु, गंगा, यमुना आदि भी नहीं होते और इनसे निर्मित जो मैदान है वो भी नहीं होते। इस स्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तृत मतलब क्या हो जाता है? मरुस्थल, मतलब रेगिस्तान बन जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो और उससे निकलने वाली यदि नदियां नहीं होती तो उस स्थिति में हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो क्या बन जाता? मरुस्थल, यानी कि रेगिस्तान बन जाता। इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं खैबर दर्रे, इसको बोला जाता है खैबर के, मतलब जो खैबर का जो दर्रा है उसी को यहाँ पर चित्र में दिया गया है। सिंधु गंगा की घाटियों में प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। इतिहासकारों का यह मानना है कि 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए पश्चिमी एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है कि वहीं से जो है प्राचीन सभ्यताओं का क्या होता है? विकास होता है। और ऐसा माना जाता है कि 67,000 वर्ष पहले जो अफ्रीका से मनुष्य पहले चल करके भोजन और पानी की तलाश में कहाँ पहुंचे थे? भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे। सोचने वाली बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक बनावट उसे सभी दिशाओं से अभेद्य बनाती है, तो वे लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? अब हमारा जो बनावट है, प्राकृतिक बनावट हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप का, वो तो सभी दिशाओं से क्या है? अभेद्य है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो लोग हैं वो यहाँ पर कैसे पहुंचे? ये भी एक क्या है? सवाल है। उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद्य ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अवश्य है,
लेकिन उन्हीं जटिल पहाड़ियों के बीच घाटियां और दर्रे भी हैं मौजूद। मतलब भले ही यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के बीच क्या है, दर्रा भी उपस्थित है, घाटियां भी उपस्थित है। और इन्हीं दर्रों के रास्ते मानव है, जो लोग हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे होंगे। इनमें खैबर और बोलन के दर्रे क्या हैं, प्रमुख है, जो हमने चित्र में अभी देखे हैं। कुछ मानव समूह दक्षिण में मकरान तट के रास्ते भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उत्तर के दर्रों से तिब्बत तक के रास्ते खुले, तो सभी दिशाओं से जो लोग हैं वो यहाँ पर आने लगे, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में। पूर्वोत्तर के दर्रों से म्यांमार का सान पठार से मानव उत्तर पूर्वी इलाकों से आया और बाद में ब्रह्मपुत्र के मैदान में फैल गया। धीरे धीरे आकर के जो है नदियों के किनारे बसने लगे। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ भौगोलिक स्थितियां मनुष्य के लिए रुकावटें पैदा करती है, वही रुकावटें उन्हें नए अवसर भी प्रदान करती है। कहने का अर्थ यह है कि सब लोग जो है अनेक प्रकार की रुकावटों को पार करते हुए, अनेक तरह के घाटियों से, दर्रों से गुजरते हुए कहाँ पर पहुंचाए, भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचाए। ये जो है पुराने समय की बात है, लगभग 67,000 वर्ष पहले की बात है। फिर अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी संस्कृति के रास्ते साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से बने बसे समुदाय के साथ घुल मिल गए और कुछ ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। धीरे धीरे कर करके जो है, जो मनुष्य है वो आते गए और अपने जो अलग अलग जो सांस्कृतिक जो है, संस्कृति और धर्म, और अपने अपने समुदाय में जो है मिलने लगे। अलग अलग संस्कृतियां, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का असर कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। ये जो है अलग अलग संस्कृतियों से है, धर्म पर विश्वास करने वाले लोग होते थे, तो इनके कामों का असर जो है एक दूसरे पर पड़ने लगा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वही प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम भी किया। तो धीरे धीरे आकर के इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति जो है, इनका आदान प्रदान होने लगता है और ये जो है एक सूत्र में, यानी कि एक साथ मिल करके रहने लगते हैं। अब बात आती है स्थिति विस्तार और हमारे पड़ोसी देश, इसके बारे में जो है पढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 डिग्री से 36 अंश 6 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच और 67 अंश 7 डिग्री से 97 अंश 25 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर के क्या है, बीच है। यह विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा स्थान है। मतलब जो हमारा भारत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का लगभग 2 कितना है, 47% है। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 72.2% भाग भारत में क्या करता है, निवास करता है। देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है इसको बांटा गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में इसको जो है डिवाइड किया गया है। फिर है कर्क रेखा, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो कि देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है वो इसको 20 से लगभग यहाँ से गुजर रही है, जिसको 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, यह अंतर जो है बढ़ता जाता है। ये जो अक्षांश है उसका प्रभाव जो है दिन रात की जो समय है उस पर जो है पड़ता है। और उत्तर की ओर यदि हम बढ़ते जाएं तो इसका जो प्रभाव है, वो भी अंतर है, वो भी बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। परंतु हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें का तिरछापन बढ़ता जाता है। मतलब भूमध्य रेखा है, उस पे जो सूर्य की किरणें हैं वो हमेशा साल भर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। लेकिन यहाँ से यदि हम उत्तर दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े तो इसकी जो किरणें हैं वो क्या होती जाती है, तिरछी शुरू हो जाती है। परिणाम यह है कि दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता है। ठीक इसी तरह देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर छोर के स्थानीय समय में 2 घंटे का क्या है, अंतर है। यहाँ पर इस अंतर को यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 घंटे का अंतर हमको देखने को मिलता है। किसके कारण? ये जो देशांतरी जो विस्तार है उसी के कारण। 82 अंश 30 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के लगभग मध्य से जाती है। यह हमारे देश की प्रमुख मध्याह्न रेखा है। इसके समय के अनुसार देश का मानक समय क्या होता है, निर्धारित होता है। तो ये जो 82 अंश 30 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये जो है लगभग देश के किससे, मध्य से जो है जाती है, और इसी के अनुसार जो देश का जो मानक समय है वो निर्धारित होता है।
दक्षिण एशिया के सभी देशों में आपसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टि से सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का गठन किया गया था। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जो है आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सार्क क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको इसको याद रखना है। तो भारत की केंद्रीय स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि अफगानिस्तान और मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ हमारे देश की सीमा जो है मिलती है। अफगानिस्तान, मालदीव, इसके अलावा जो है अन्य देश हैं, इसकी सीमाओं के साथ हमारा देश जो है मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीमा के विषय को लेकर भारत का विशेषकर पाकिस्तान और चीन के साथ मतभेद जो है काफी समय से चल रहा है। नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर भी भारत का पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ मतभेद रहा है। जल संपदा का तार्किक और आपसी हित की भावना से निदान करना आवश्यक है। जो जल का उपयोग है उसको आपसी सहयोग, आपसी हित की भावना से इसको करना चाहिए, इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब बात आती है सांस्कृतिक परिदृश्य। संस्कृति हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, भाषा व साहित्य इत्यादि से मिला जुला ताना बाना है। मतलब सब जो है एक दूसरे से क्या है, मिले जुले हुए हैं। सब सभ्यता मनुष्य के बौद्धिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र का क्या है, द्योतक है। जो सभ्यता है मनुष्य के बौद्धिक क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो संस्कृति है वो उसके मानसिक क्षेत्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, शो करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ सांस्कृतिक विविधता ही हमारी क्या है, विरासत है। यहाँ पर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक और जो रहन सहन है वो हमको देखने को मिल सकते हैं। विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा भारत। अनेक प्रकार के जो लोग हैं, अनेक प्रकार के इनका रहन सहन, पहनावा, संस्कृति, सभ्यता, विश्वास और धर्म, ये सारी चीजें जो है, सोच विचार भी क्या है, अलग अलग है। तो इसी को जो है विविधता बताया गया है। भारत में विश्व के प्रायः सभी धर्मों और संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और यहूदी हैं। तो सब प्रायः सभी धर्म के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। इनके अलावा कई आदिवासी कबीले हैं जिनमें अपने अपने पारंपरिक धर्म हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार के जो आदिवासी कबीले भी यहाँ पर निवास करते हैं और इनका जो है एक अलग पारंपरिक धर्म ये जो है अपनाते हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को सतरंगी बना देता है। अलग अलग धर्म के यहाँ पर लोग निवास करते हैं, जिससे इसका जो विविधता है वो सतरंगी हो जाता है। आदिकाल से जब मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे और धीरे धीरे समस्त भारत में विस्तृत हुए, तब भारत की विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के कारण कृषक समूह मैदानी क्षेत्र पर जैसे जैसे फैलते गए, वैसे वैसे शिकार और पशुपालन पर आश्रित समुदाय दुर्गम पहाड़ी में जाकर के बस गए। अब जो किसान जो धीरे धीरे क्या होता है, जब आदि काल मतलब पुराने आदि मानव जो समय है उस टाइम से जब ये जो है कहाँ आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, तो जो जितने लोग जो है कृषि करना चाहते थे वो जो है मैदानी क्षेत्र में फैल गए, और जो पशुपालन, जो शिकार करना चाहते थे वो कहाँ पर, दुर्गम पड़ जो घाटी है, पहाड़ी घाटी क्षेत्र, वहां पर जाकर के बस गए। इन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में भारत के अधिकांश अनुसूचित जनजाति के लोग जो है निवास करते हैं। गोंड, भील, संथाल, उराव, सहरिया, नागा, मिरी, डाफला इत्यादि 600 से अधिक जो विभिन्न जो जनजाति समूह है पश्चिम गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और पूर्वोत्तर राज्यों में जो है निवास करते हैं। मैदानी इलाकों में इनकी उपस्थिति क्या है, नगण्य है। मतलब मैदानी इलाकों में ये जो है नहीं रहते, ये जो है कहाँ पर रहते हैं, अधिकांश ये जो है दुर्गम जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहां पर इनका निवास है। भारत की संस्कृति विविधता अपार है। जरूरत यह है कि हम सभी धर्म, भाषा या समुदाय के हों, दूसरे की संस्कृति का बराबर क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि चाहे हमारा धर्म या भाषा कोई भी हो, हमको जो है सबकी संस्कृति का क्या करना चाहिए, सम्मान हमको करना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आज का ये जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं, इसको हम जो है पार्ट 1 इसका यहीं तक समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका पूरा पार्ट हम जो है कवर करने वाले, पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो ये जो है बहुत सारे पार्ट में आने वाले हैं, तो ये पार्ट 1 इसको यहीं तक रखते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसका अन्य पार्ट लेकर के, तब तक के लिए बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।